चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात में अभी हालिया विधानसभा चुनाव के रुझान ही कहेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ अभी आ रहे हैं। गुजरात चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा जीती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका ठीक उल्टा हुआ है। जहां गुजरात में कांग्रेस बिखरी हुई थी, उसी तरह हिमाचल में सत्ताधारी भाजपा, हाँ ये इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, सत्ताधारी भाजपा बिखर गई। कांग्रेस को मौका मिला है, जैसा कि हिमाचल की जनता करती है, चेंज के तौर पर आई है। कांग्रेस को लेकर हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा ये पहला पॉडकास्ट कार्यक्रम है अपने YouTube चैनल पर, तो थोड़ी सी ब्रीफिंग हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं एक पत्रकार हूँ, प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हूँ। ये थोड़ा बताना भी स्पेसिफिक करना है। और यह मेरा YouTube चैनल है और जिस पर मैं पॉडकास्ट कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पॉडकास्ट कार्यक्रम हर दिन एक विशेष होगा, जो पूरे दिन का एक विशेष खबर होगा। मेरा कवरेज, मेरा अनुमान क्या था, क्या वही था, और मेरा अंत में मैं निष्कर्ष दूंगा और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, जो कि आप कमेंट में जवाब देंगे, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप उसको लेकर अवेयर है? और थोड़ा सा इसको रिफ्रेश मान लेते हैं कि बहुत देर से पहले मैं भी खुला हुआ है, इसको रखा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और हम गुजरात के पार्टी वाइज जो नतीजे आए हैं, कुल 182 गुजरात विधानसभा के सीटों के लिए, जहां अभी भी जो काउंटिंग चल रही है, जैसे मैं कहा था ना, रिकॉर्डिंग जब ये अपलोड होगा तो हो सकता है तब तक बहुत कुछ साफ हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे गिनती बाकी है। लेकिन सिनेरियो साफ हो चुकी है गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी ने 153 सीटें जीत ली हैं, 3 पर अभी भी उनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 156 सीटें उनके हाथ में है। दूसरे नंबर पे आती है बहुत कम सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्यों कर रहे हैं बहुत कम सीटें, क्यों एक तरह से वाइट वॉश कर दिया गया है विपक्ष का। एक सीटों पर अभी भी कांग्रेस का एक विधायक आगे चल रहा है, इसका नतीजे भी, लेकिन कुल 17 सीटें इस समय कांग्रेस के हाथ में है। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो पहला चुनाव लड़ रही है गुजरात में अपना, पंजाब जीतने के बाद भारत के अन्य राज्यों में ये पहला था चुनाव जहां आम आदमी पार्टी पहुंची है। और शुरुआत अच्छा हुआ है। संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसको कहते हैं सुबस्त शीघ्रम। आप शुरुआत अच्छा करते हो तो आपकी गति तेज पकड़ती है। फिर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी गुजरात में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों के बल पर एक सीट तो पा ही गई है। इसी तरह का सिनेरियो है। तो कुल मिलाकर 182 विधानसभा के सीटों में 156 सीटों को भाजपा ने अपने नाम कर लिया है। 17 सीटों पे आम आदमी पार्टी के दावे थे कि हम जीतेंगे, भाजपा के थे हम इतने लाएंगे, तो भाजपा का तो लगभग आ गया। कांग्रेस जैसे लगता है कि एक विपक्ष बन ही नहीं पा रही है, और इस कांग्रेस का विकल्प ये आम आदमी पार्टी बन रही है। आम आदमी पार्टी अभी देखिए, जैसे हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे और पंजाब इलेक्शन की याद दिलाएंगे। पंजाब इलेक्शन जो पहली बार ये सांसद के लिए लड़ी थी, आम आदमी पार्टी ने काफी अपने वोटर्स बटोरे थे, और फिर उसके बाद विधानसभा में भी अच्छा गया। और फिर देखिए, तो ये बता रहा है कि ये विकल्प, ये पार्टी इसकी विकल्प बन रही है। अब कांग्रेस को ये सोचना होगा। देखिए, अब ये इसी बीच बात करते करते जो एक लीडिंग था वो कंप्लीट हो गया। 17 विधायक चुन के जाने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुजरात विधानसभा में, लेकिन इसमें कहीं भी क्या नाम है ओवैसी जी का, क्या पार्टी का नाम है, AMIM, हाँ, तो यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है, कोई पार्टी के उनके विधायक लग नहीं रहे। जिस तरह की वो बात कर रहे थे उसका सब उलट हुआ, सब कुछ उलट है। और
विधानसभा गुजरात, जो कि चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल नहीं चौंका। मेरा खुद का अनुमान था, जो कि मैं अपने लेखनी में इस्तेमाल भी कर रहा था, आर्टिकल जो लिखता हूँ उसमें इस्तेमाल कर रहा था। 134, 135 और ज़्यादा हुआ था 140। और ये जो है, अब मेरा ये अनुमान इसलिए था कि मुझे लग रहा था कि या तो ये थोड़ा सा वोट निकलेगा या वोट यहाँ कांग्रेस निकालेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अनुमान से थोड़ा सा अनुमान ज़्यादा है, लेकिन मेरा अनुमान एकदम सही बैठा है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। अब ये देखिए, यहाँ आपने देखा ये पूरा केसरिया, ये पूरा केसरिया। जैसे ही हम यहाँ आएंगे हिमाचल में, ब्राउन कलर के साथ, माफ करिएगा, कांग्रेस ब्राउन कलर के साथ 40 अंकों और बीजेपी केसरिया रंग के साथ 25 सीटों तक पहुंची है। अब नीचे आते तो यहाँ पूरे वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है। पहले यहाँ थोड़ा बहुत बचा था और यहाँ पर अभी लीडिंग दिखाया जा रहा था जब मैं सब शुरू कर रहा था अपना पॉडकास्ट का। तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीत पाई है, 40 सीट जीत पाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ ये 3 दिख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट। अब ऐसे तो कांग्रेस बहुमत पा चुकी है, लेकिन ये 3 जो है अगर इधर जाते हैं तो कांग्रेस की जो विधानसभा में मजबूती और होगी। अगर ये इसमें जाते हैं तो 28 विधानसभा में विधायकों के साथ भाजपा जाएगी। कहने का मतलब कांटे का है, और हिमाचल की जो जनता हमेशा करती है वही उन्होंने इस बार दोहराया। सत्ता जयराम ठाकुर के पास में थी, भारतीय जनता पार्टी के पास, और इनके कार्यों से हिमाचल प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं हुई, जो कि परिणाम के तौर पर सामने आ गए। चलिए हम पहले सब कुछ दिखा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अब यहाँ आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे मेरे थोड़े ज़्यादा ही रेखांकन है, ज़्यादा ही मेरी इस पर आप भारी समझिएगा। मेरा रेखांकन मोटा मोटी है, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं मार्च 2022 में। अभी चुनाव हुए हैं मार्च 2022 में। जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें भाजपा के जीत हुई है, लेकिन बड़ा बट है, बहुत बड़ा बट है कि जो 300 से ज़्यादा की सीट 2017 की थी वो 2022 में घटकर 250-260 के ऊपर है। मतलब एक गिरा हुआ है, और सपा की सीट बढ़ी है। तो ये हम मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना है, लेकिन उनका ये है कि अभी भी काम मांग रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि उपचुनाव का मतलब, लेकिन जब एक पत्रकार बात करता है तो उपचुनाव का एक मतलब होता है कि जो आपकी सरकार काम कर रही है उस दौरान जो जनता वोट दे रही है, एक तरह से मिड टर्म एग्जाम समझिए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है। तो आप 6 महीना तक पढ़ते, 6 महीने का जब परीक्षा देते हैं तो आपको पता होता है कि 6 महीने में आप क्या पढ़ के एग्जाम दे रहे हो। जो आप एग्जाम दे रहे हो वो मैटर करता है। तो वो यही एग्जाम है। एग्जाम के नतीजे आए उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी ये पार्लियामेंट इलेक्शन था, पार्लियामेंट के लिए उपचुनाव थे, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के स्थान पर डिम्पल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत हासिल की, और भारी जीत हासिल की। 6,17,625, सॉरी थोड़ा सा लग रहा था, हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतरे हुए थे रघुराज सिंह सुखिया, वो 3,29,489 तक ईवीएम वोट्स पे पहुंचे। अगर परसेंटेज वोट की बात करें तो ये 34% तक रह गए, और जबकि डिम्पल यादव को यहाँ पर 64% वोट मिले। तो इससे अंतर पता चलता है कि जो इनकी समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट मानी जाती है मैनपुरी की, वहाँ पे मैनपुरी वासियों ने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अपने उस परंपरागत सीट को ही बनाए रखा। जैसे आप परंपरागत कह सकते हैं ना कि 2022 तक अमेठी और रायबरेली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अमेठी से बदल गया, लेकिन रायबरेली अभी भी है। तो उसी तरह ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी जो है ये क्षेत्र माना जाता है। तो इससे उतना आप आकलन नहीं कर सकते इस समय तत्कालीन योगी आदित्यनाथ के कार्यों को। लेकिन जब आप थोड़ा इधर बढ़ते हो रामपुर में,
तो रामपुर में देखते हो कि आपको अक्ष सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े किए गए थे, यहाँ की जनता पहले से ही विकल्प तलाश रही थी। विकल्प कांग्रेस में भी था, विकल्प अलग अलग चीज में था, लेकिन इस बार बहुत लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। और समाजवादी पार्टी की ओर से मोहम्मद असीम रजा जो यहाँ पर उतरे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको 36% वोट मिले, जबकि अक्ष सक्सेना को 62% वोट मिले। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अब मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जो कि बदलाव दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि विकल्प की तलाश हुई है। फिर जैसे ही हम एक विधानसभा उपचुनाव की ओर बढ़ते हैं, बाईपोल इलेक्शन की ओर, तो ये खतौली है, खतौली जिला है उत्तर प्रदेश में। 2 जगह किए गए थे, रामपुर में और खतौली में। खतौली में आप देखेंगे राष्ट्रीय लोक दल ने जीत हासिल किया। राष्ट्रीय लोक दल ने जीत हासिल किया, लगभग 97,071 सीट। और उनके नीचे है राजकुमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 74,906 ईवीएम वोट। कुल मिले परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 41% भाजपा के राजकुमारी को मिला, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल के 54% वोट पाए और जीत हासिल की। अधिकतर इंडिपेंडेंस भी इसमें दिखाई दिए। हम आते हैं जल्दी क्विक जाते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा भी हो सकता है। बिहार आते हैं। बिहार इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हालिया में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटा है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में महागठबंधन जो बना हुआ है, सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस, इधर से जेडीयू और उधर से आरजेडी मिलाकर एक बड़ा सा जो अलायंस बनाया गया है, जिसको लेकर ये भी बात चल रही है कि 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक बड़ा अलायंस बनाएंगे। बस बहुत चीज बातें हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा को सफलता मिला है, भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता उन्होंने जीत जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार सिंह को ही हराया है। लेकिन अंतर कितना है? अंतर ज्यादा नहीं है। अगर आप इन दोनों के अंतर को मिलाओगे तो अंतर ज्यादा नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी भी एक विचार बना हुआ है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जेडीयू से अलग होने को अभी भी लेकर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। तो बिहार की जनता, खासकर अगर हम कुरहानी की जनता की बात करें, तो उन्होंने भाजपा के साथ गए, केदार प्रसाद गुप्ता के साथ गए, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये उपचुनाव आयोजित किया गया था। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो चुनाव हुए थे अभी कुछ समय पहले बिहार के विधानसभा के, उस चुनाव में अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो उस चुनाव में सबसे बड़ी जो पार्टी बन के आई थी वो आरजेडी थी, फिर भाजपा थी। जेडीयू को पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया, और जेडीयू के मुख्यमंत्री इसलिए बने रह गए क्योंकि जेडीयू के साथ भाजपा थी, और भाजपा ने वादा किया था कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा है, तो नीतीश कुमार बने। और बीच में उसके बाद ये गठबंधन टूटा, जो कि जैसे जो नहीं है कि गठबंधन बनना टूटना जेडीयू का और भाजपा का साथ आना जाना कोई लंबा नहीं है। 2015 की घटना, फिर 2018-19 में फिर साथ आए, फिर टूटे। अब फिर कुछ समय बाद मैं भी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि कुछ समय बाद फिर साथ में आ जाएंगे। 2024 का चुनाव जैसे ही बीतेगा साथ में आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में से आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की। वहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव उपचुनाव माफ करिएगा विधानसभा उपचुनाव के लिए जो खाली भानु प्रतापपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर चुनाव आयोजित किए गए, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल, जबकि भाजपा की ओर से उतारे गए नेता को महज 30.37% वोट मिले। मतलब देखिए, इसको लेकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये मिड टर्म जो चुनाव पड़ गए बीच में खाली सीट के लिए, और भानु प्रतापपुर की जो जनता ने वोट दिया, मतलब वो भूपेश बघेल के कार्य से संतुष्ट है, इसीलिए नहीं तो बीच में बदलाव हो सकते थे। ये प्रॉपर नहीं है कि उपचुनाव में जो आए नतीजे वो
आगे के चुनाव में इसी तरह बने रहेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे संकेत दे जाते हैं। जनता दल के कैंडिडेट ने जीत हासिल की, उन्होंने लगभग 58% वोट अपने नाम किए और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही। कुल मिलाकर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी अभी राजस्थान में बहुत चीज़ों को लेकर उथल पुथल थी, बहुत चीज़ों को लेकर। अभी जो पीछे के चले प्रदर्शन हुए, कांग्रेस, वहाँ की कांग्रेस सरकार को एक पर्टिकुलर कथाकथित समर्थन में बताया गया, लेकिन जो अभी उसके जो अनिल कुमार, नेशनल कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने जीत हासिल किया। इनको लगभग 43.53% वोट हासिल हुए, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि पीछे के कई मुद्दों को उठाई हुई थी, जिससे उसको उम्मीद थी कि एक लहर बनेगी, वो लहर अभी उपचुनाव में तो नहीं देखने को मिला। हो सकता है कि आगे चुनाव में दिखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी देखने को मिले, या हो सकता है राजस्थान की जनता के पास विकल्प हो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी उठ रही है, संभवतः विकल्प। अब हम जो बात करना चाहते हैं वो मेरा अब चर्चा का विषय है कि अब क्या एमसीडी चुनाव रह गया। हाँ, एमसीडी चुनाव रह गया, अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। हमने कुछ नोट किए हैं उपचुनाव को लेकर। जो मेरे सारांश है, मैंने अधिकतर तो उसको दिखाते समय आपको बताते चला गया, लेकिन कुछ जो मैंने नोट किया है, उससे सबसे पहले हम गुजरात चुनाव पे आते हैं। गुजरात चुनाव देखिए, हमको कोई चौंकने वाली बात नहीं लगी। ये अनुमान था, जैसा मैंने अभी थोड़े पहले कहा कि मैं खुद अनुमान लगा के बैठा था कि गुजरात चुनाव भाजपा जीतेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, तुरंत उदाहरण देता हूँ। एक के बाद एक रोड शो, एडी चोटी का दम लगाना, प्रधानमंत्री का लगातार वहाँ पर रैली करना, कितने मंत्री वहाँ पे थे, खुद अमित शाह थे जो गृह मंत्री हैं, तो उसका नतीजा आना चाहिए, जो कि हम लोग अनुमान लगा के चले थे। तो 130 सीट, 130 से 165 सीट और उससे ज़्यादा इनको मिला है। और ये पहली बार भी है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गुजरात के भाजपा को वोट मिली है, और मैसिव कलेक्टिव वोट। एक होता है ना क्लस्टर वोट, एक टर्मिनोलॉजी है, हम लोग प्रिंट मीडिया में जब भी लिखते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर वोट। एक ग्रुप में जाता है जब वोट, इस तरह का 2017 में पड़ा था यूपी में, मुस्लिम बहुल इलाके सहारनपुर और पीछे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ क्लस्टर वोट गए हुए थे बसपा और सपा से इधर भाजपा को। तो ये मेरा पहला चीज है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सवाल है कि क्या विपक्ष खड़ा हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी को लेते हैं, जैसा अनुमान था, कहते हैं कि एक बहुत बढ़िया संस्कृत में कहावत है कि बोलने में क्या जाता है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट मैं दे देता हूँ कि बोलने में क्या जाता है। तो उन्होंने अपना एक दिया, कांग्रेस ने अपना दिया। डिबेट्स आपने भी सुने होंगे, आजकल तो टीवी डिबेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेन मुद्दे से ज़्यादा ही होते हैं। मैं इससे ज़्यादा बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, तो जितना बस हम लोग मुद्दे पे आते हैं, पॉडकास्ट के मुद्दे पे आते हैं। तो कांग्रेस जो है इस चुनाव में नहीं दिखी। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रहा है, राहुल गांधी इसमें लगातार चल रहे हैं, तमाम नेता कांग्रेस के चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब होगी? अब इसी पर हम आपको आने वाले समय में कुछ पॉडकास्ट के थीम्स अभी बता देते हैं, इसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम कांग्रेस के ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट लाने वाले हैं। कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ, A.O. ह्यूम जो कांग्रेस का उद्घाटन किए, क्यों हुआ, उसके पीछे भी क्या कारण था, बाकायदा एक इतिहास के किताब से कोट करते हुए बताऊंगा। बहुत मजा आएगा पॉडकास्ट में, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जितना आपको कोई नहीं देगा। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लो अभी से और तैयार रहो। तब तक हम इस पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। दूसरा चीज था
बीजेपी को जो बहुमत मिला वो मिलना था, ये क्लियर हो गया। कांग्रेस जो उम्मीद थी करने की, कांग्रेस वो करने में पूर्णतः सफल हुई। यूं कहूँ, यूं समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के दिमाग में लेकर ही कांग्रेस चल रही है। इस समय जो वो इन्फ्लुएंस, जैसे अभी आपको उदाहरण में सुने होंगे, गुजरात में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, जो कांग्रेस स्पोक पर्सन डिबेट्स में कहते हैं, लेकिन वो समझाने में विफल रहे, पहला चीज। दूसरा चीज, भाजपा के सामने आम आदमी पार्टी 5 सीट जीती, अभी मैंने आपको दिखाया 5 सीट जीती। 5 सीट को आप ऐसे मत देखिए आम आदमी 5 सीट जीती। आपको मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी पार्टी बनने की ओर है। इनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जीत लिया, इनका मतलब कि उन्होंने गुजरात में अपने विधायक बैठा दिए, पहले पंजाब में बैठाया, अब गुजरात में बैठा दिया। तो शुरुआत हो गया भी, वहां की जनता कांग्रेस के इतर देख रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा का विकल्प बनने के बजाय अभी फिलहाल कांग्रेस का विकल्प बन रही है। ये मेन चीजें हैं। और आगे चलते हैं, गुजरात चुनाव के बाद हम ये भी देखने की जरूरत है कि MIM के कोई, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, उनकी कोई बोली नहीं चल रही है, जो कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी आप देख लेते हैं, हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आजकल न्यूज़ अधिकतर वहाँ से भी आ जाती है, तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो उस पर भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। उसको भी लेकर मैं एक दिन पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो सोशल मीडिया पे भी कई लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको बहुत कुछ कंटेंट नमृत मिश्रा के YouTube चैनल पर मिलने वाला है। आपको इसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं तो AMIM का बिल्कुल भी असर गुजरात चुनाव में नहीं देखने को मिला। समाजवादी पार्टी जो थी वो जीती, 1 सीट उन्होंने जीता, जबकि AMIM गायब रही। तो इसका असर समझ में आता है कि कितना ज़्यादा असर है इसको देखने में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के चुनाव में हम आते हैं। हिमाचल के जब चुनाव में हम आते हैं तो हमें पा रहे हैं कि जो चीज़ हमको परफॉर्मेंस गुजरात में देखने को मिला, तो हिमाचल में वो नीचे है। 156 सीटें गुजरात में, और अगर अभी मैं देखा हूँ तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, तुरंत देख लेते हैं। एक मिनट मैं भी देख के बताता हूँ आपको। हिमाचल में भाजपा ने 25 सीटें जीती हैं जी। भाजपा ने 25 सीटें पे सिमट गए। ये तो आप 156 सीटें जीत रहे हो और हिमाचल में आपकी सरकार है, आप 25 सीटें जीत रहे हो बस वहीं पर, और यहाँ कांग्रेस 40 पहुंच गई। तो जो ध्यान आप, जैसे मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस मसरूफ है, गुजरात में जितना दम लगाना चाहिए था उतना नहीं लगा। तो यही बात मैं भाजपा के लिए कह रहा हूँ कि भाजपा जितना दम हिमाचल में भी लगाना चाहिए था, जबकि वहाँ की सत्ताधारी सरकार थी उनकी, लेकिन उन्होंने उतना दम नहीं लगाया। उतने रोड शो जो होने चाहिए थे, जितने मंत्री वहाँ थे उतने मंत्री यहाँ भी होने चाहिए थे। जैसे यूँ समझ लीजिए कि गुजरात किला था जिसको डिफेंड करना था, वो डिफेंड हो गया। उस किले को डिफेंड करने के चक्कर में भाजपा हिमाचल खो दी है। तो ये मेरा दूसरा टेक है हिमाचल को लेकर। तीसरा टेक, इसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम इसको ये देखें, हिमाचल को लेकर मेरा एक टेक और है। हिमाचल में अगर हम ये देखें तो हिमाचल में कांग्रेस आई है 40 सीटें लेकर, लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर हिमाचल की जनता बदलाव करती है, हर 5 साल पे बदलाव करती है, पूर्ण बहुमत देती है, 5 साल समय देती है, और उसके बाद अगर आपने काम किया, तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश में भी चलता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, ये सिस्टम नहीं हुआ है। इसका कुछ कारण भी है, क्योंकि कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए। कुछ उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत है। तो हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को ये यहाँ ये कहना चाहिए कि कांग्रेस जीती है, इसके बजाय मैं ये कहना पसंद करूँगा कि कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने सत्ता दिया है, भाजपा से सत्ता लेकर कांग्रेस को दिया है। अगर मैं यहीं ये जोड़ दूं कि यदि कांग्रेस के अलावा एक और बेहतर विकल्प होता तो कुछ भी हो सकता था।
कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके से हम, ये मेरा एक चीज़ है जो कांग्रेस को समझना होगा कि हिमाचल में कांग्रेस ने जीता नहीं है, विकल्प नहीं है। विकल्प जनता एक थॉट्स विकसित हो रहा है। एक चुनाव ये भी था कि भाजपा से इतना ज़्यादा गुस्सा था तो नोटा पे अधिकतर वोट गए थे। नतीजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी। मध्य प्रदेश में कैसे भी जोड़ तोड़ ऊपर नीचे कांग्रेस आ गई थी, लेकिन ज़्यादा दिन कांग्रेस चली नहीं। तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा एमसीडी चुनाव को लेकर भी हम कल वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों से मैंने बना नहीं पाए। उसमें भी एक तीर से दो निशान पे साधने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी इसी चक्कर में 134 सीट जीत पाए। हमारा अनुमान था कि 150 हो सकता था। एमसीडी चुनाव को लेकर मेरा अनुमान था 150 सीटें जा सकती थी, 150 सीटें जा सकती थी, और इसमें लगभग 80 सीटें पे भाजपा समझ सकती थी। उसको लेकर भी बात है। हम एमसीडी चुनाव पे अगर आप चाहेंगे तो एक पूरी वीडियो हम लेकर आएंगे। उसमें बहुत कुछ बताने को है, कैसे अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के गेम में हराया है दिल्ली में। जैसे आप गुजरात को कह रहे हो ना, गुजरात किला है भाजपा का, तो उसी तरह अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा और एमसीडी को लेकर किला बनता जा रहा है दिल्ली। ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, ये मेरे फैक्ट्स हैं जो मैंने इसको पकड़ा है। और इंडोनेशिया के नोटों का उदाहरण देकर नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की मांग करना, हिंदुत्व का गेम, हिंदुत्व से काटना। ब्राह्मण हूँ तो मैं हर चीज़ समझता हूँ, बात को मिलान करता हूँ, समझ रहे। तो ये भी एक चीज़ था कि कैसे उन्होंने एमसीडी, उस पर अगर आप चाहेंगे वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लेकर आना चाहूँगा अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि अब बीत चुका है तो इस पर बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोजित किए गए। मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत गई, वो संसद जाएंगी लोकसभा। उसके अलावा और चुनाव के संबंधित में मैंने जानकारी दे दिया है। लेकिन देखा जाए तो जो जितना उत्साह आपको मैं एक वीडियो दिखाता उस समय, उसको पता नहीं कॉपीराइट आ जाएगा क्या, मैं उसको, लेकिन वो आप कहेंगे तो मैं उसको ट्विटर पे डाल दूंगा। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है नवनीत मिश्रा के नाम से ट्विटर पे अकाउंट है, उस पर मैं डाल दूंगा। उसमें आप जो इस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके वक्तव्य सुनिएगा। वो जीत, कांग्रेस गुजरात में हार और हिमाचल में जीत, दोनों उनकी बॉडी लैंग्वेज में पकड़ रहा था। वो दोनों में बैठ नहीं रहे थे। उनसे एक संवाददाता ने सवाल भी पूछा था कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद पहला विधानसभा आपने जीता है, तो उनका नहीं, कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद ही जीता है, सब कार्यकर्ताओं का। उनका मैं स्टेटमेंट मैं उसको रिट्वीट कर दूंगा, आप देखना चाहेंगे तो उसको देख लीजिएगा। यही सब है कुल मिलाकर, यही सब पूरा यूपी चुनाव, और बाकी सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन यूपी में उपचुनाव को लेकर ये है कि जनता का रुख भाजपा को पकड़ना होगा। यूपी में जनता का रुख भाजपा को पकड़ना होगा। आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कमेंट में कि मैनपुरी तो पारंपरिक सीट है, लेकिन आप मैनपुरी को देख रहे हो, रामपुर को आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो आप तौली विधानसभा को आपको देखना होगा। वहां पर आपका कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है। आप रामपुर को अगर ये करो, अरे भाई वो कभी हमने जीता नहीं था, वो हमने जीत लिया, तो वो ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पे पहले से एक राजनेता के कारण वो विकल्प वहाँ की जनता तलाश रही थी। मैंने कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखे, जो कि कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो रामपुर में पहुंचे हुए थे, ब्रीफिंग ले रहे थे लोग। तो लोगों की बात, मनोदशा जो मैं सुन रहा था, उससे मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ के लोग विकल्प खोज रहे थे। विकल्प उन्होंने कांग्रेस को भी नकार दिया, उनको भी वो विकल्प नहीं मिला। अगर इसके अलावा भी विकल्प होता रामपुर में तो शायद वहाँ की जनता जा सकती थी।
मेरा आपको कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर विकल्प और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो रामपुर की जनता जा सकती थी। रामपुर की जनता ने एक बार भाजपा को मौका दिया है, लेकिन जो खतौली गया है उसको देखना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2022 2017 के तुलना में सीटें गिरी हैं, सपा ऊपर उठी है, दोबारा मौका मिला है, लेकिन दोबारा मौका ये देखने की ज़रूरत है कि कैसा मिला है, ये किस कंडीशन पर है, तो कंडीशन देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए पॉडकास्ट कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा के लिए इतना ही। जाते जाते प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट होने के नाते और उस कल्चर को अपने इस यूट्यूब चैनल में भी लाने के लिए हम आपकी सहभागिता की मांग करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे एक प्रश्न का जवाब देते जाइए कि प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जीत चुनाव की ओवरऑल, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, बाईपोल और प्लस विधानसभा के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, दोनों मिलाकर क्या प्लस है, कितना बीजेपी प्लस में है, कितना माइनस में है, नंबर एक सवाल। दूसरा नंबर सवाल, क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है, यदि हाँ तो उसका भी जवाब लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट के लिए 2-3 मैंने सोच रखा है, अगर आप कुछ टॉपिक देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं।